हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो है हम क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में आए थे, उन्होंने यहाँ अपना व्यापार करना शुरू किया था, फिर जो है उन्होंने यहाँ अपना कब्जा करना शुरू करा। ठीक है, तो आज हम उससे आगे पार्ट 2 में पढ़ने जाएंगे। तो पार्ट 1 में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? द बैटल ऑफ प्लासी। इससे आगे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे जो है हमारी ब्रिटिशर्स की कंपनी है और जो हमारे नवाब थे, मुगल्स के जो नवाब थे, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई होना शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है टैक्स पे नहीं कर रहे थे कंपनी के, जिससे कि हमें हमारे नवाब से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। जो बंगाल के नवाब थे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, इसलिए जो है उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया था। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हमने पढ़ा था कि जो इन लोगों ने सोचा था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा था कि जो इनके राइवल्स हैं, सिराजुद्दौला जो नवाब थे बे ऑफ बंगाल के, जो उनके राइवल है, उनके साथ मिलके हम इनसे लड़ाई करेंगे और फिर अगर हम जीत जाएंगे तो उनको वहाँ का नवाब बना देंगे बे ऑफ बंगाल का। लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें काम नहीं आई और जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने इन कंपनी लोगों इनसे बोला भी कि हमारे जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में तुम दखलंदाजी करना बंद करो, यहाँ किले बनाना बंद करो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर नेगोशिएशन फेल, जब ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिशर से प्लान कर रहे थे ये फेल हो गया। ठीक है, द नवाब मर्ज्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार। जब उन्होंने उनसे बोला कि ये सब चीज़ें मत करो, हमारे पॉलिटिकल अफेयर में मत आओ, उसके बाद क्या करा नवाब ने, क्या करा 30,000 सोल्जर्स को अपने साथ उन्होंने इकट्ठा किया और जो इंग्लिश लोग की ब्रिटिशर्स की थी फैक्ट्री थी, कहाँ पे, कासिम बाज़ार पे थी, वो वहाँ पे गई। ठीक है, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक द वेयर हाउस। उन्होंने क्या करा, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो वहाँ काम करते थे उनको पकड़ा, कंपनी का वेयर हाउस जो थे वहाँ जो जहाँ वो सामान अपने गुड्स इकट्ठा करके रखते थे वहाँ सब लॉक किया। डिसार्म्ड ऑल द इंग्लिशमैन, सारे जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनके सारे हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, उनकी जहाज जितनी भी शिप्स थी उन पे सब में कब्जा किया। देन ही मर्ज टू कलकत्ता टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर। फिर उसके बाद क्या, वो इनसे जो है ये जीत गए और उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रोल जो है कलकत्ता में जाके उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है, नवाब लोगों ने उन लोगों को हरा दिया था। इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो नवाब से हार गए थे। सो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, जब कलकत्ता की जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये न्यूज़ सुनी कि कलकत्ता का जो है वो हार चुके हैं, कलकत्ता का वो कब्ज़ा नहीं कर पाए हैं, वहाँ उनको वहाँ से हटा दिया गया है। सो कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंड फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब जो मद्रास में अभी जो कंपनी सेटअप थी जो वहाँ काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने एक फ़ोर्स भेजी, रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने बोला कि अब तुम फोर्स भेजो वहाँ, ठीक है, उन नवाब्स को हराने के लिए। तो उन्होंने जो मद्रास में जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी फ़ोर्स भेजी उन नवाब्स को वहाँ से भगाने के लिए। Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led to the company's army against सिराजुद्दौला एट प्लेसी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इतने उनका फिर क्या है लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ, 1957 में फाइनली क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था उन्होंने सिराजुद्दौला को है वहाँ से हरा दिया था। ठीक है, और जो मेन रीज़न था, वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से जो है ये हमारे नवाब जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला हारे थे, वो था कि द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लेड बाई मीर जफ़र, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, नेवर फॉट द बैटल। अब क्या हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास से वहाँ आर्मी भेजी तो क्या है, उन्होंने जो नवाब था सिराजुद्दौला उसका एक कमांडर था, ठीक है, जिसका नाम था मीर जाफ़र, उससे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने उन्होंने आपस में बात कर ली कि तुम अपने वहाँ वो अपनी आर्मी मत भेजना, और अगर हम इनसे जीत जाएंगे, सिराजुद्दौला से जीत जाएंगे, तो हम तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे। ठीक है, तो उन्होंने मीर जाफ़र ने अपनी आर्मी नहीं भेजी और पीछे से अटैक करके सिराजुद्दौला को ही जो है उन्होंने मार दिया। ठीक है, इसी वजह से जो है वो नवाब थे जो वो ब्रिटिशर्स से लड़ाई हार गए थे।
सो क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो यही था कि क्लाइव ने जो था उससे प्रॉमिस किया था कि अगर ये मर जाएगा तो फिर हम तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे। सो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो फिर बैटल ऑफ प्लासी इतना ज़्यादा फेमस इतना हुआ क्योंकि ये सबसे पहला युद्ध था जो कि ब्रिटिशर्स ने जीता था, और जो है अपनी यहाँ कंपनी जो है उन्होंने इस्टेब्लिश तो हो ही गई थी, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी तो जहाँ फर्स्ट वॉर था जो उन्होंने जीता था। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज एसेसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। फिर जब बैटल ऑफ प्लासी वो जीत गए तो रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र से कि हम तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे, तो मीर जाफ़र जो है वहाँ के नवाब बन गए थे। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी कंपनी को ये नहीं था कि हमें रूल करना है या फिर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो लड़ाई भी उन्होंने इसलिए की ताकि वो अपना जो व्यापार है और ज़्यादा इंडिया में फैला सके। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly। और मतलब ये लोग चाहते थे कि जो लोकल रूलर है इसमें भी ये लोग उनकी हेल्प करें, ठीक है, इनका ट्रेड एक्सपेंड करने में। Soon the company discovered that this was rather difficult। फिर उनको कंपनी को बाद में ही पता चला कि ये तो अब तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्यों उनके लिए अब और भी ज़्यादा वहाँ अपना व्यापार डिफ़िकल्ट हो रहा था करना। फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड टू बी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था मीर जाफ़र जो थे वो नवाब बन गए थे, लेकिन अभी भी क्या था, जो अंग्रेज़ लोग चाहते थे ना, वो ये चाहते थे कि जो नवाब्स हैं वो हमारे पपेट बन के रहें, मतलब हमारी कठपुतली बन के रहें, जो काम हम उनसे हैं वो हम उनसे कराएं वो करें, और जो है हमें कोई टैक्स ना देना पड़े। अब वो मीर जाफ़र थे, वो भी बहुत टाइम तक ये चीज़ें नहीं देख पाए, वो कंपनी की इतनी हेल्प नहीं कर पाए जितनी कंपनी चाहते थे। सो आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवर्जिनिटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। अब वो भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे अगर उन्हें अपनी डिग्निटी चाहिए बचा के रखनी है, जो चाहते हैं उन लोगों से रिस्पेक्ट मिले। तो नवाब अंग्रेज़ों के हार टैक्स तो वो माफ़ नहीं कर सकते थे, तो मीर जाफ़र जो है ये चीज़ नहीं कर पाए। तो व्हाट कुड द कंपनी डू। अब कंपनी ने क्या करा, क्योंकि उन्होंने जो है बैटल ऑफ प्लासी किया इसलिए था ताकि मीर जाफ़र जो नवाब बन जाएगा तो उसके बाद क्या है, जो चीज़ वो चाहेंगे वो उनसे करवाएंगे, पर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम, ठीक है, एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब जब उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू किया मीर जाफ़र ने, तो कंपनी ने क्या था, उन्हें वहाँ से निकाल दिया और क्या था, नया नवाब बना दिया उसके जगह पे, जिसका नाम था मीर कासिम, ठीक है। सो व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड। अब क्या हुआ, जो मीर कासिम था वो भी ये सारी चीज़ें, उसने भी फिर कंपनीज़ के अगेंस्ट जो है कंप्लेन करना शुरू कर दिया। तो फिर से जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करी, ठीक है, बैटल हुआ बक्सर में, ठीक है, और इसके 1764 पे ये बैटल हुआ था। और जो फिर से बिल जो है मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बना दिया था। जैसे जो सबसे पहले जो नवाब थे बे ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला थे, फिर उन्होंने मीर जाफ़र की हेल्प से उनको मार के मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया। फिर मीर जाफ़र ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने मीर कासिम को जो है वहाँ का नवाब बनाया। अब फिर मीर कासिम दोबारा से उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या करा, फिर से मीर जाफ़र को ही वहाँ का नवाब बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट वॉर्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। अब देखिए, पहले क्या था, नवाब वहाँ रहते थे, कंपनीज़ को वो चाहते थे कंपनी उनसे टैक्स करे। अब जैसे ब्रिटिशर्स तो क्या है, वो जीतते जा रहे हैं बैटल और उनके पास पावर पे पावर जो है आती जा रही है, तो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, नवाब से टैक्स लेने लगे। लाइक नवाब को हर महीने जो है टैक्स देना पड़ता था, उन लोगों को पैसे देने पड़ते थे, ठीक है, कंपनी को। और जो कंपनी है वो और ज़्यादा पैसे चाहती थी ताकि वो अपने जो लड़ाइयाँ हैं, अपने आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बना सके, अपने व्यापार को और अच्छे से फैला सकें, ठीक है। तो वो फिर जो है नवाब से पैसे लेने लगी।
सो इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। अब जो है कंपनी जो चाह रही थी वो और ज़्यादा पैसे चाह रही थी, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या है और टेरिटरी में कब्ज़ा करते हैं और वहाँ से और रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, मतलब और टेरिटरी में जो है कब्ज़ा करेंगे, फिर वहाँ के जो नवाब होंगे उनसे हम और पैसे लेंगे, तो जिससे हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी, जिससे हम अपना व्यापार जो है फैला सकेंगे। ठीक है। So by the time Mir Zafar died in 1765, the mood of the company had changed. अब क्या हुआ, जैसे ही 1765 में मिर ज़फ़र मर गए तो फिर कंपनी का क्या है, उनका माइंड सेट भी चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद परपेट्स नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवर सेल्फ। अब उनका क्या है, माइंड सेट भी चेंज हो गया। अब उन्होंने सोचा कि इन नवाब के साथ काम करने से अच्छा है, इन पपेट जो नवाब जिनको हम अपने कठपुतली बना के नचा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। क्लाइव ने ये डिक्लेयर करा कि अब जो है हम खुद ही नवाब बनेंगे, जहाँ जो है हम अपना राज कब्जा करेंगे वहीं के हम खुद नवाब बनेंगे। सो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पेरियर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। फिर फाइनली क्या था, 1765 में जो मुगल एम्पायर था उन्होंने क्या करा, जो कंपनी था उसको अपॉइंट किया एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। ठीक है। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। फिर जो दीवानी क्या थे, उन्होंने क्या करा, कंपनी मतलब अब जो उन लोगों थे मुगल एम्पायर में, अब नवाब नहीं बनाते थे, अब वहाँ जो दीवान लोग बनाने लगे, और फिर उन जो दीवानी लोग थे उन्होंने कंपनी को अलाउ किया कि जो है वो उनके जो बंगाल है वहाँ के रिसोर्सेज को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ, दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। इससे क्या हुआ कि जो मेजर कंपनी जो पहले प्रॉब्लम जो कंपनी पहले फेस कर रही थी, ये प्रॉब्लम उनकी से सॉल्व हो गई थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों का व्यापार था इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। But it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain। पर जो ये लोग थे ना, ब्रिटिशर्स लोग थे, इनके पास वहाँ मतलब ये लोग क्या करते थे, इंडिया से गुड्स लेते थे और उनको क्या कहते थे, गुड्स के बदले में गोल्ड और सिल्वर देते थे। ठीक है। दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। क्योंकि इस टाइम पे क्या था, ब्रिटेन के पास कोई गुड्स नहीं थे जो कि क्या है वो इंडिया में सेल कर सके। तो वो लोग क्या करते थे, उनको इन गुड्स के बदले जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें देते थे। सो द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या है, इन लोगों ने गुड्स के बदले गोल्ड और मतलब गोल्ड और सिल्वर देना भी कम कर दिया, क्योंकि अब उनके पास क्या है, ज़्यादा पावर आ गई थी। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। फिर ये तो जब दीवानी बनी उसके बाद तो क्या है, उन्होंने बहुत एकदम बंद ही कर दिया गुड्स के बदले गोल्ड देना और सिल्वर देना। ठीक है। नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। दीज रेवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। फिर वो इन कंपनी रेवेन्यूज से जो है इंडिया से कॉटन और टेक्सटाइल खरीदते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता। फिर इन सब पैसों से क्या करते थे वो जो है अपनी कंपनी बिल्ड करते थे, अपने कंपनी के फोर्ट बिल्ड करते थे और जो कलकत्ता है वहाँ पे उन्होंने ऑफिसेस भी बिल्ड किए अपने। अब क्या है, कंपनी ऑफिशियल बिकम नेबोब्स। अब देखिए जो कंपनी के ऑफिशियल थे जो वो काम करते थे वो क्या बने, नेबोब्स। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है ये। सो व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स। ठीक है। इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। अब देखिए अब जैसे उन्होंने बोला ना, इससे पहले जब हमने देखा कि मिर ज़फ़र जब उनकी डेथ हुई तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने ये सोचा कि अब इन लोगों को क्यों नवाब बनाया जाए, हम लोग खुद नवाब बनेंगे जिससे कि हमारे पास ज़्यादा पावर होगी, हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी। बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स। इसका और भी कुछ मतलब था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन ऑफ लिविंग्स लाइक नवाब। अब मतलब हर कंपनी में जो काम करता था वो ये देखता था कि हम नवाब की तरह जो है रहेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल। फिर जब बैटल ऑफ प्लासी जब हारे थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स जो है वो जीती थी बैटल ऑफ प्लासी, तो उन्होंने क्या करा, जो नवाब थे बंगाल के उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन ले ली थी और बहुत सारा पैसा भी उन्होंने मांगा था। तो इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। ठीक है। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड
इन 1743 एट द एज ऑफ 18। अब क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इंग्लैंड से मद्रास कब आए थे? 1743 में, जब वो 18 ईयर के थे। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्च्यून वॉज वर्थ ऑफ, मतलब जो है उन्होंने क्या है 1767 में इंडिया छोड़ दिया, और उनका जो मतलब इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, बहुत सारे पैसे इन्होंने यहाँ कमाए थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1764 में। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उससे बोला था, उससे ये चाहते थे कि जो वहाँ लोग काम करते हैं कि ये कंपनी से जो है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से करप्शन हटाए। लेकिन क्या है, वो ही जब उन्होंने ये सब चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि जो ये रॉबर्ट क्लाइव है ये ही क्या है करप्शन कर रहा है। 1772 में जो है ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, उसने देखा कि ये रॉबर्ट क्लाइव खुद ही जो है करप्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो ये सब चीज़ें जब उस पर इल्ज़ाम उस पर लगे रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उसने सुसाइड कर लिया 1774 में। However, not all company officials succeeded in making money like क्लाइव, जबकि और भी जगह जो और भी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आकर इस्टेब्लिश हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने जितना पैसा कमाया था, बनाया था, उतना और कंपनी बनाने में कामयाब नहीं रही थी। मैनी डाइड ऑन अर्ली डेथ, कुछ जो कंपनी के ऑफिशियल थे जिन्होंने जो कंपनी इस्टेब्लिश की थी, कुछ बहुत जल्दी मर गए इंडिया में, या तो डिसीज़ के वजह से या फिर वॉर के वजह से, ठीक है। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम, और ऐसा भी कहना सही नहीं होगा कि उनमें से सभी लोग क्या थे, करप्ट थे या फिर डिसऑनेस्ट थे। बहुत से लोग उसमें जो आए वो हम्बल थे, हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, और उनका बस यही डिज़ायर था, मेन मकसद यही था कि वो इंडिया में आके पैसे कमाए। उनका यहाँ कब्जा करना या इन सब चीज़ों का कोई मकसद नहीं था, इन सब चीज़ों का बस वो चाहते थे कि यहाँ आके पैसा कमाए और वो ब्रिटेन जो है वापस लौट जाए और वहाँ जाके अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। सो दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न विद वेल्थ लीड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, दे वर कॉल्ड नबोब्स। अब क्या इनमें से ऐसे लोग जो है इंडिया आके जिन्होंने अपना ट्रेड फैलाया और अच्छे गुड्स यहाँ से कलेक्ट करके वहाँ यूरोप में जाके उन्होंने बेचे, ब्रिटेन वापस गए, और जो मतलब गरीब लोग वहाँ से आए फिर यहाँ से वो बहुत पैसे लेके वहाँ गए, तो इन लोगों को क्या बोला, नबोब्स जो है बोला गया। नबोब से इन लोगों को बोलते थे, ठीक है। कंपनी रूल एक्सपेंड, अब देखिए कंपनी का कितना कैसे कंपनी फैली। इफ़ यू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, अब हम ये देखें कि जो है कंपनी ने कितना ज़्यादा कब्जा कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 1757 से 1857 के बीच में। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। अब जो कंपनी क्या थी, अब वो क्या करती थी, बहुत कम जो है डायरेक्टली मिलिट्री अटैक करती थी अननोन टेरिटरी में। वो क्या यूज़ करती थी, इंस्टेंट इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। अब वो क्या था, डायरेक्ट टेरिटरी में अटैक नहीं करती थी, अब वो मतलब करती थी, लेकिन जो ज़्यादातर वो मेथड्स यूज़ करती थी अपनी टेरिटरी बनाने के लिए, जैसे कि वो यहाँ के पॉलिटिकल यहाँ करती थी और यहाँ की इकोनॉमी मतलब टैक्स लेने लगी, या फिर डिप्लोमेटिक चीज़ें करती थी, बोलती थी कि हम मतलब दो मुँहे बातें करते थे, बोलते थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बाद में उन लोगों को अपनी तरफ करके अटैक करके क्या करते थे, अपना वहाँ टेरिटरी फैलाते थे। सो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, उसके बाद क्या हुआ, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, जो द कंपनी थे उनके अपने ही उन्होंने क्या करा, इंडियन स्टेट्स में अपने ही लोग उन्होंने जो है वहाँ पे भेजे। दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो इनका मेन जो रेसिडेंट जो इंडिया के स्टेट्स में आके रहने लगे, इनका मेन काम ये था, ये एजेंट की तरह काम करते थे। इनका मेन काम ये था कि ये पता लगा सके कि पॉलिटिक्स के बारे में वहाँ और कैसे, ठीक है, सारी जानकारी जो है ये आके कंपनी को देते थे। थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इन रेसिडेंट्स की हेल्प से जो कंपनी के लोग थे वो क्या थे, जो इंडिया के इंटरनल मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसमें भी जो है ये दखल अंदाजी करने लगे।
दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन। अब उन्होंने ये भी मतलब ये वो अफेयर करने लगे कि मतलब उन्होंने ये वो बोला कि हम ही ये डिसाइड उन्होंने ये करना हम ये डिसाइड करेंगे कि जो थ्रोन है उसका अब अगला मालिक कौन बनेगा, एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, अब किसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। अब क्या था मतलब कभी कभी जो कंपनी ऐसा थी कि उनको जो है समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब है, इस अलायंस टर्म का ये मतलब है कि जो इंडिया के रूलर थे जो अपने कहीं कहीं रीजन पे राज कर रहे थे, उनको क्या अपनी खुद की आर्मी वो नहीं बना सकते थे, उनको अपनी आर्मी बनाने का हक नहीं था, वो अपनी खुद की आर्मी नहीं बना सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, जो कंपनी है जो ब्रिटिशर्स है वो उनको आर्मी प्रोवाइड करेगी, वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन क्या होगा, बट दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, उनको क्या है जो यहाँ के लोग थे जो रूलर्स थे उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन आर्मी के बदले उनको जो है इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स लोग हैं जो कंपनी वाले उनको क्या है पैसे देने पड़ेंगे। इसके मतलब अब देखिए वो अपनी जो रूलर्स लोग हैं हर रीजन के रूलर है वो अपनी खुद की आर्मी नहीं बना सकते हैं, और अगर जो है ब्रिटिशर्स उनको आर्मी भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो उन्हें क्या है पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को इसके लिए। सो इसका जो अगर फिर कोई इंडियन रूलर जो है पेमेंट नहीं दे पाता है तो देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो उनकी जो भी टेरिटरी जहाँ पे वो रीजनल पे वो रूलर है जहाँ पे वो रह रहा है उसका टेरिटरी का कुछ पार्ट जो है पेनल्टी के तौर पे ले लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो ना खुद की आर्मी बना सकता है और जो है पैसे नहीं देगा तो उसका कुछ पार्ट जो है टेरिटरी का पेनल्टी के तौर पे ले लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका था जिससे कि मतलब अंग्रेज़ों ने क्या करा अपना राज और फैलाना शुरू किया, टेरिटरी पे और कब्जा करना स्टार्ट किया। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया है, व्हेन रिचर्ड वेल्सी वाज गवर्नर जनरल, जब रिचर्ड वेल्सी गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 के बीच में, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव 1/2 ऑफ हिज टेरिटरी टू कंपनी इन 1801। तो अवध का जो नवाब था अब उन्होंने प्रोवाइड की होगी उसको सब्सिडरी फोर्सेस और वो पे नहीं कर पाया होगा, तो फिर उन्होंने जो अवध का नवाब था उसको उनको पे करना पड़ा था, उसको अपनी लैंड देनी पड़ी थी, ठीक है। और क्या था इसमें, हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सी टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, ऐसे ही हैदराबाद में भी जो है बहुत से लोगों को उनको अपनी टेरिटरी देनी पड़ी थी। अब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जिन्हें हम मैसूर का टाइगर भी कहते हैं। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या है जो कंपनी है उसने डायरेक्ट अपनी मिलिट्री उन्होंने बनाई जब उन्होंने देखा कि हाँ हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थ्रेट्स हो सकता है। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउथर्न इंडिया स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। अब जो मैसूर थे यहाँ पे क्या था, इसमें जो रूल था वो बहुत ही एक पावरफुल लीडर थे हैदर अली, उन्होंने यहाँ पे मैसूर में रूल किया था। कब से कब तक, रूल फ्रॉम 1761 टू 1782 तक रूल किया था। और क्या था उसका जो फेमस सन, उनके जो सन थे हैदर अली के सन टीपू सुल्तान, फिर उन्होंने 1782 से 1799 तक यहाँ पे मैसूर पे रूल किया था। सो मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डोमोम। अब मैसूर क्या था, मैसूर के पास जो मैसूर का कंट्रोल था वो बहुत ही अच्छा ट्रेड, जैसे कि उनके पास जो कंट्रोल था वो मालबार कोस्ट जो एरिया था उसका कंट्रोल उनके पास था, जहाँ से कि कंपनी क्या खरीदती थी, पेपर खरीदती थी, कार्डोमोम खरीदती थी। So in 1785, Tipu Sultan stopped the export of सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डोमोम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अब क्या हुआ 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या अपने जो ये गुड्स हैं इनको अंग्रेज़ों से को देने को मना कर दिया। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी, और क्या उन्होंने मर्चेंट को भी बोला कि इन लोगों को जो है सारी चीज़ें से देने से मना कर दिया। और ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया, और इन्होंने क्या इनका एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन गया था फ्रेंच के लोगों से। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उनकी हेल्प से क्या है इन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया।
और अच्छा बनाया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, अब ये सब चीज़ें जब ब्रिटिश ने देखी तो वो थोड़ा डर भी गई कि कहीं अब ये हम पे ना राज कर लिया, हमारी जो ट्रेड कंपनी हम व्यापार कर रहे हैं, जो हमने लैंड ऑक्यूपाई की है, हमें कोई घाटा ना आ जाए। सो दे सो हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रस्ड। अब वो क्या थे, जो टीपू और हैदर को ऐसे देखते थे कि जो टीपू और हैदर है वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही एरोगेंट है, घमंडी और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो इन रूलर को क्या है, हमें कंट्रोल करना और हमें क्रश करना है, क्योंकि जो ये लोग हैं ना, ये मतलब इन लोगों को सामान एक्सपोर्ट करने से इन लोगों ने मना कर दिया था, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से। सो 4 वॉर्स वर फॉट विद मैसूर, सो इसके लिए क्या, मैसूर से 4 वॉर जो है लड़े गए। पहला जो वॉर है वो 1767 से 69 तक हुआ, फिर दूसरा 1780 से 84, फिर तीसरा हुआ 1790 से 92, फिर जो लास्ट वॉर था वो 1799, यहाँ तक जो है लास्ट 79 मतलब 1767 से स्टार्ट हुआ और 1799 तक जो ये वॉर चला था। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो फिर यहाँ पे जो वॉर मतलब बैटल हुआ था, यहाँ पे जो है कंपनी ने अल्टीमेट, यहाँ पे जो लास्ट वॉर है यहाँ पे कंपनी जीती थी। तो टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग, तो टीपू सुल्तान जो है यहाँ पे अपनी जो है कैपिटल को बचाते बचाते जो है यहाँ पे वो मारे गए थे। सो मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडरी अलाइंस वॉज इम्पोज ऑन टू द स्टेट, ठीक है। जो मैसूर थे फिर उसके अंदर किसका राज आ गया था, वोडियार्स का राज आ गया था, ठीक है, जब टीपू सुल्तान मर गया था उसके बाद। फिर वॉर विथ मराठास के साथ भी जो है कंपनीज़ का, इन ब्रिटिशर्स का उन्होंने जो है वॉर किया था। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू क्रब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। फिर लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो कंपनी थी उन्होंने मराठास के साथ भी लड़ाई करना स्टार्ट किया, उनकी पावर को भी जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। So with their defeat in the third battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. अब क्या जो थर्ड जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, उसमें जो है मराठास हार गए थे और जो उनका ड्रीम था दिल्ली पे जो कि वो रूल करेंगे, वो सारा जो है टूट चुका था। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, तो फिर जो मराठास हैं उनको छोटे मैनी स्टेट्स में जो है डिवाइड कर दिया था, अंडर डिफरेंट चीफ्स के अंदर जो उन्हें डिवाइड कर दिया था, बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया में हो गया, होलकर में हो गया, गेकवाड़ में हो गया और भोंसले हो गया, यहाँ पे जो है उनको डिवाइड कर दिया था। फिर दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फिडेंसली अंडर अ पेवा, फिर इन सब सारे जितने भी चीफ्स थे इनको एक अलाइंस, कॉन्फिडेंस मतलब अंडर एक अलाइंस में जो है उन्हें ग्रुप टुगेदर कर दिया था, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, पेशवा बोलते हैं। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, फिर क्या है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी अच्छी जो है मिलिट्री बन गई थी। फिर क्या है, महादजी सिंधिया एंड नाना फांडिस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, ये दोनों फेमस जो है मिलिटेंट्स है लेट 18th सेंचुरी के। सो द मराठास वर सबड्यूडेड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सेल्बी देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, तो जो सबसे पहला वॉर हुआ था 1782 में, इसमें क्या हुआ था कि एक क्लियर विक्टर नहीं था, इसमें अच्छे से पता नहीं चला था कि मतलब या ब्रिटिशर्स जीते हैं या फिर जो मराठास वो जीते हैं। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 5 के बीच में जो हुआ था, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिशर गेनिंग उड़ीसा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा और दिल्ली। जो सेकंड मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 तक जो चला गया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत गए थे और उन्होंने क्या क्या कब्ज़ा कर लिया था, उड़ीसा पे कब्ज़ा कर लिया था और टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर, जहाँ पे कि उन्होंने आगरा और दिल्ली में कब्ज़ा कर लिया था। फिर फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ द 1817 से 19 तक जो है थर्ड एंग्लो वॉर जो है वो हुआ था, और जिसमें क्या उन्होंने जो मराठा की सारी पावर्स जो है दबा दिया था। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद अ पेंशन, जो पेशवा थे जो उनकी आर्मी थी उनको भी वहाँ से हटा दिया था और उनको जो है कानपुर भेज दिया गया था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ इंडिया विंध्यास, अब जो कंपनीज है उनका पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो गया था, जो विंध्यास के साउथ में जो इलाका है वहाँ पे उनका सारा
उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। So it is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive पॉलिसी ऑफ टेरिtoriयल एक्सपेंशन। अब ऊपर से ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चल रहा है कि अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, कंपनी ने एक नई मतलब अग्रेसिव एक पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, मतलब जो लॉर्ड हेस्टिंग ने ये जो है पॉलिसी बनाई थी, जो कि गवर्नर जनरल थे कहाँ, ब्रिटिश के, फ्रॉम 1813 टू 1823 थे, जिन्होंने एक न्यू पॉलिसी बनाई थी पैरामाउंटेसी, जो वो शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें क्या था, नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। इसमें कंपनी ने क्या बोला था कि जैसे जो उनकी अथॉरिटी है वो पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम है, तो जो क्या है इनके पास ज़्यादा पावर है, इंडियन स्टेट से जो है इनके पास ज़्यादा पावर है। So in order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। तो मतलब क्या, वो लोग अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो बोलते थे कि हमारी पावर जो है तुम लोगों से ऊपर है, तो जिससे वो है इंडिया के लोगों को जो है थ्रेट करने लगे, उन पर कब्जा करने लगे किसी भी इंडिया के किंगडम में, ठीक है। सो दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एज वेल। फिर और बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो ब्रिटिश ने क्रिएट करी। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि इससे कि जो बहुत सी प्रॉब्लम भी हुई, जैसे कि व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटक टुडे। जब ब्रिटिश ने क्या करा, जो स्मॉल स्टेट है कित्तूर का कर्नाटक में, वहाँ पे जो है उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। तो क्या, रानी चान्नाम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड टू एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट। जो वहाँ की जो रानी थी उन्होंने क्या करा, हथियार ले लिया, उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें क्या हुआ, शी वॉज अरेस्टेड इन 1824। वो फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वो जेल में ही 1829 में मर गई, ठीक है। बट क्या हुआ, बट रायना अपवर्ड चौकीदार ऑफ संगोली कित्तूर। अब उसके बाद जब वो मर गई तो फिर जो वहाँ रायना थी एक पुअर चौकीदार संगोली कित्तूर में, कैरिड आउट, तो उन्होंने ये रेजिस्टेंस जो ये मूवमेंट था इसको आगे चलाया। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। मतलब सपोर्ट के साथ उन्होंने क्या करा, बहुत सारे ब्रिटिश कैंप और उनके रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया। ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय ब्रिटिश इन 1830। उसको भी जो है ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था और उसको फांसी पे चढ़ा दिया था 1830 में, ठीक है। अब हम बाकी के जो हैं वो इसी बुक में आगे चैप्टर्स में जो हम पढ़ेंगे। इन लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब क्या हुआ, लेट 1830s में जो था ईस्ट इंडिया को क्या है, रशिया के बारे में भी टेंशन होने लगी, क्योंकि वो सोचते थे कि रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। वो क्या सोचते थे कि जो रशिया है वो एशिया में और अपना एक्सपेंड हो जाएंगे, और जो इंडिया में वो नॉर्थ वेस्ट के थ्रू जो है इंडिया में एंटर करेंगे। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब क्या है, जो इस फियर के, इस डर के कारण कि रशिया जो है अपना कब्जा कर लेगी नॉर्थ वेस्ट में, जो ब्रिटिश है वो उन्होंने क्या करा, अपना नॉर्थ वेस्ट में कब्जा करना शुरू किया। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान। तो क्या, उन्होंने एक बहुत ही लंबा वॉर उनके बीच में चला अफगानिस्तान के साथ बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। और वो क्या है, उन्होंने अपना कंपनी रूल वहाँ भी बना लिया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। सिंध को 1843 में उन्होंने ले लिया। नेक्स्ट इन लाइफ वॉज पंजाब। फिर उसके बाद जो उन्होंने पंजाब में कब्जा किया। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर। बट क्या था, जो महाराज रंजीत सिंह थी उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट, जब तक वो थे उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करी, उसको वहाँ से भगाया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब महाराजा रंजीत सिंह थी उनकी डेथ हुई 1839 में, फिर से टू प्रोलॉन्ग वॉर वर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज अनेक्स्ड। अब क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह ने तो जो है उन लोग को वहाँ से, कंपनी को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन जब वो मरे 1839 में, फिर से जो ब्रिटिशर्स ने 2 वॉर लड़े थे सिख किंगडम के साथ, और अल्टीमेटली 1849 में जो है पंजाब को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। अब है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अभी ये भी एक नई पॉलिसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डेलहाउसी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 एंड 1856। अब जो फाइनल, जो अगली लहर आई, लास्ट लहर आई जो कब्जा करने की, ठीक है, वो कब आई, जब लॉर्ड डेलहाउसी जो थे गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक उनके अंडर आई, ठीक है। ही डिवाइज द पॉलिसीज दैट केम टू बी नोन एज द
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो उन्होंने क्या एक पॉलिसी उन्होंने नई बनाई जिससे कि क्या बोलते हैं हम, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स। अब इस पॉलिसी में ये था कि अगर कोई इंडियन किंगडम जो कहीं पे राज कर रहा है वो मर जाता है और उसका कोई आगे से वंश नहीं है, उसका कोई सगा अपना बेटा नहीं है, तो उसका जो किंगडम है वो ये अंग्रेज़ों के पास चले जाएगा, वो लोग इसको अपना लेंगे, ठीक है। दैट इज़ बिकेम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, वो क्या इनकी कंपनी का पार्ट बन जाएगा। सो वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस। तो एक के बाद एक किंगडम जो है वो ईजिली इन लोगों ने लिए, जैसे कि सातारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, ये सारे किंगडम्स जो इन्होंने ले लिए थे इस पॉलिसी के अंडर। फाइनली 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। फिर 1856 में क्या हुआ, कंपनी ने फिर अवध को भी ले लिया। This time the British had an added argument. They said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment. अब क्या है, वो ब्रिटिश ने इस टाइम पे ऐसा भी बोला कि जो अवध के किंग थे वो करप्ट थे, वो जो वहाँ के लोगों को है वो अच्छे से नहीं रूल करते थे, वहाँ की गवर्नमेंट जो अच्छे से नहीं चलाते थे, इसीलिए जो इन लोगों को फ्री करने के लिए हमने उनके गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया। Enraged by humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt. They broke in 1857, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब नए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बने। अब क्या है, वॉरेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, जो गवर्नमेंट जनरल थे, वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। तो इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने क्या है अपनी जो कंपनी है उसको एक्सपेंड किया, उसके पावर को बढ़ाया। So by his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो उसके टाइम में जो है कंपनी की पावर वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि उन्होंने जो है बॉम्बे और मद्रास में भी जो कंपनी अपनी एक्सपेंड हो गई थी और उन्होंने उसको कब्जे में कर लिया था अपने। सो ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ब्रिटिश टेरिटरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में डिवाइड हो गई थी, यूनिट्स कॉल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो क्या था, तीन प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया। और हर प्रेसिडेंसी को कौन चलाता था, वहाँ का गवर्नर, और जो उनका सुप्रीम हेड था उस एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन था, वो गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल होता था वो था। सो वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंस्टीट्यूट सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इन इस्टेब्लिश्ड। 1772 में जस्टिस करने के लिए एक नया सिस्टम जो उन्होंने बनाया था। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट के पास क्या होंगे, 2 कोर्ट होंगे। एक क्रिमिनल कोर्ट होगा जिसको कि फौजीदारी अदालत होगी, और एक सिविल कोर्ट होगा जिसको कि दीवानी अदालत वो बोलेंगे। एंड मौलवीज एंड हिंदूज पंडित interpreted Indian laws for the European district collector who presided over civil courts. अब क्या थे, जो मौलवीस और हिंदू पंडित थे उन्होंने ही सारे लॉस लिखे थे यूरोप कोर्ट में कैसे कैसे काम होगा, इन्होंने वो बताया था। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। तो जो क्रिमिनल कोर्ट था वो काजी के अंडर था, काजी मतलब जो जज है उसके अंडर था, ठीक है। अब क्या हुआ, अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। अब ये जो था कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो डिफरेंट अपने इंटरप्रिटेशन देने लगे लॉज को कि मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ताकि एक सही चले, तो क्या करा, इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉ। तो 1775 में क्या 11 पंडित को इकट्ठा किया गया और उन्हें बोला कि हिंदू लॉ को अच्छे से पढ़े, ठीक है। एंड बी हेल्ड इट ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। उन्होंने क्या करा, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जो है उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने सारे हिंदू लॉज के बारे में लिखा। उसके बाद क्या एन बी हेल्ड जो थे उन्होंने क्या करा, इसको इंग्लिश में लिखा अच्छे से ताकि जो ब्रिटिशर्स इसे समझ पाएँ लॉ को। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। फिर 1778 में एक मुस्लिम लॉ भी जो है वो लिखा गया था यूरोपियन जजेस के बेनिफिट के लिए, ठीक है।
सो अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसमें क्या हुआ था, अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निज़ामत अदालत, जो भी है ये नई इस्टेब्लिश हुई थी और कैलकटा में सेटअप हुई थी। ठीक है। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडिया डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, जो प्रिंसिपल फिगर था वो क्या था, कलेक्टर था। एज ए टाइटल सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम है, जो इसका मेन जॉब था वो क्या था, रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना और लॉ को मेंटेन करके रखना और ऑर्डर को अपने डिस्ट्रिक्ट में किसकी हेल्प से, जजेस की हेल्प से। ठीक है। अब देखिए हम इसके आगे हम पढ़ेंगे द कंपनी आर्मी, कंपनी के आर्मी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने अपनी आर्मी कैसे बनाई। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. अब जो है कॉलोनियल रूल जैसे इंडिया में हुआ तो इन लोगों के बहुत से नए आइडियाज़ है यहाँ पे लेके आई, मिलिट्री की स्ट्रेंथ भी है जो यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़ाई। द मुग़ल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज्ड ऑफ कैवेलरी। ठीक है, जो मुग़ल आर्मी थी पहले उसमें क्या था, कैवेलरी थी, सवार, ट्रेन सोल्जर्स ऑन दी हॉर्सबैक। दो तरह की आर्मी थी इनकी, एक क्या थी कैवेलरी, जो जिन्हें हम सवार्स बोलते हैं, जो कि सोल्जर्स थे, जो वो घुड़सवार घोड़े पे चढ़ के युद्ध रखते थे, एंड इन्फेंट्री, और एक थी इन्फेंट्री जो कि है पैदल, मतलब पैदल चढ़ के जो है लड़ाई करते थे। कैवेलरी थे जो घोड़े में सवार होकर युद्ध करते थे, पैदल चढ़ के करते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी। ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई तीर बाण, धनुष बाण चलाने में, एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड, और तलवार का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सारी ट्रेनिंग उन्हें दी गई। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन इन्फेंट्री। अब देखिए इसमें बताया गया जब मुग़ल था उसके टाइम में क्या था, जब मुग़ल की आर्मी थी उस टाइम पे क्या था, दो आर्मी थी, एक कैवेलरी थी और एक क्या थी, इन्फेंट्री थी। जो कैवेलरी थी उस आर्मी में क्या था कि जो है एक जो मतलब लोग घुड़सवार घोड़े में सवार होकर युद्ध करेंगे, इन्फेंट्री में जो है लोग पैदल चल के जो है युद्ध करेंगे। और इस टाइम पे क्या हुआ था, मुग़ल के टाइम में जो कैवेलरी आर्मी था, जो घुड़सवार वाली थी आर्मी, उसने डोमिनेट किया, उनकी जो है ज़्यादा ज़रूरत थी। और मुग़ल स्टेट ने भी ये जताया कि हमें जो है पैदल वाले आर्मी जो पैदल चल के लड़ाई कर रही है उनकी उतनी नीड नहीं है। द रूरल एरियाज़ हैड अ लार्ज नंबर ऑफ़ आर्म पीजेंट। जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आम जो किसान लोग थे, वहाँ के लोकल ज़मींदार थे। ऑफन सप्लाइड द मुग़ल विथ पैदल सोल्जर्स। तो ठीक है, ये सब लोग जो है पैदल सोल्जर्स में आते थे। फिर क्या हुआ, इस आर्मी में चेंज हुआ। अ चेंज अगर इन द 18th century when मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी। अब चेंज हुआ जब 18th century में जो मुगल के सक्सेसर आगे की पीढ़ी को लोग थे जो कि अवध और बनारस से लोगों को, फार्मर्स को रिक्रूट करते थे अपने आर्मी में रखने के लिए और उन्हें ट्रेनिंग देते थे एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की। तो क्या हुआ, द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही मेथड जो है बाद में अपनाया। व्हेन इट बिगेन रिक्रूटिंग फॉर इट्स ओन आर्मी, जब वो उन्होंने अपनी खुद की आर्मी रिक्रूट करना शुरू की तो उन्होंने भी यही मेथड जो है उन्होंने अपनाया। व्हेन केम टू बी नोन एज ए सिपाही आर्मी। ठीक है, उन्होंने अपना रिक्रूट करने का यही मेथड जो है बाद में मुग़ल के सक्सेसर्स ने जो अपनाया था यही मेथड अपनाया। अब देखिए इसमें क्या था, एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820, जैसे ही वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हुई 1820 में, तक द कैवेलरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। तो फिर जो कंपनी है, जो कैवेलरी रिक्रूटमेंट है, जो घुड़सवार में जो मतलब घोड़े में चढ़ के जो है लोग आर्मी जो है युद्ध लड़ते थे, उनको जो है डिक्लाइन किया गया, उनकी उतनी नीड फील नहीं की गई। क्योंकि ये ऐसा इसलिए था, दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बुर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर वर आर्म्ड विद। अब ये था कि जो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो किन के साथ लड़ रहे थे, बुर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट के साथ लड़ रहे थे, जहाँ की जो सोल्जर्स थे उनके पास क्या थे, मुस्केट, मतलब कि बहुत ही बड़ी बड़ी गन्स थी। ठीक है, जो कि पैदल जो लोग चलते हैं पैदल वाली जो आर्मी है उनके पास रहती है। और क्या थी, मैचलॉक थी। ठीक है, एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच पाउडर वॉज इग्निटेड बाय अ मैच, जिसमें एक, ठीक है, एक गन थी जिसमें पाउडर डाल के जो है गोलियां चलाई जाती थी। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ,
जो सोल्जर्स उन्होंने रखे, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्म्ड हैड टू बी कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब क्या था, इनकी जो है इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी, बन गई थी, क्योंकि जिन कंट्री से ये लड़ रहे थे वहाँ जो लोग थे वो हथियारों के साथ, गन्स के साथ लड़ाई करते थे, तो जो घोड़ों पे चल के जो आर्मी थी उनकी ज़्यादा नीड अब नहीं थी। So in the early 19th century the British began to develop a uniform military culture। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने जो है एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाने की सोची। जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको डिसिप्लिन में कैसे रहना है ये सब सारी चीज़ें उन्हें बताई गई। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर। अब ये था, इससे भी बहुत ही एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि बहुत से ऐसे जो कास्ट के लोग थे इंडिया में, जैसे कुछ लोग हिंदू थे, मुस्लिम, ये सब जो लोग थे ये नहीं चाहते थे कि वो एक प्रोफेशनल सोल्जर्स बने, वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा प्रोफेशनल ट्रेडिशन है हम उसको छोड़ के जो है आर्मी में जाएं, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हम अपने रिलीजियस फीलिंग को जो है गिव अप करें, तो वो नहीं चाहते थे कि हम अपने आप को एक सोल्जर्स की तरह देखें। तो फिर व्हाट डिड द सिपाही फील, उन्हें कैसा लगता था, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ, उन्होंने उनकी लाइफ में जब ये चेंज आया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, ये सारी चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अब कंक्लूजन क्या है इन सब चैप्टर्स का। दस द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रांसफर, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज उन पर आया कि वो व्यापार करने आए थे, और उससे क्या है, वो लोग क्या है, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, सारी हमारी उन्होंने जो है ज़मीन पे, किंग्स पे, किंगडम्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो दिस एडेड दिस प्रोसेस। फिर 19th सेंचुरी में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ भी आई। till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea। अब क्या, उससे पहले क्या होता था कि लाइक 6 से 8 महीने लग जाते थे उनको, अगर उन्हें यहाँ से यूरोप जाना है या वापस जाना है तो उन्हें लाइक 6 से 8 महीने लग जाते थे सी के रास्ते जाने में। उसके बाद क्या, स्ट्रीम से रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, enabling more Britishers and their family to come to a far off country like India। फिर स्ट्रीम शिप्स जो हैं वो डेवलप की गई, जिससे कि क्या हुआ, बहुत सारे ब्रिटिशर्स की फैमिली जो है इंडिया में आके रहने लगी, लाइक 3 हफ्ते में ही अब वो यहाँ पहुँच जाया करती थी। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory। अब 1857 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे लाइक उन्होंने लगभग 63% जो हमारी लैंड में कब्ज़ा कर लिया था, एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो लगभग अगर हम देखें तो लाइक 1857 तक या उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है पूरे इंडिया में, होल इंडिया में जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। सो इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल इतना ही है। हमने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा इसमें कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स यहाँ आके ट्रेड से उन्होंने अपनी टेरिटरी फैलाई, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, ठीक है, आर्मी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ा। सो आई होप जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।